हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। नमस्कार। कैसे हैं? होपफुली सब मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आपकी तैयारियां बहुत ही बेहतरीन चल रही होंगी। मैं आपका अपना अमित सिंह फिर से आपके लिए एक मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो लेके आया हूं, जहां पे बात करेंगे यूपी टेट एग्जाम के कुछ क्वेश्चंस की। आज की वीडियो में उन क्वेश्चंस को बताऊंगा जो प्रीवियस में बार बार रिपीट होते हैं। मतलब अगर आप पहली बार पढ़ने जा रहे हो या अभी कुछ भी तैयारी नहीं की है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप तैयारी कर भी रहे हो तब भी ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि मैं जितने भी वीडियो दिए हुए हैं आज तक, जितने भी मैंने वीडियो दिए हुए हैं, सभी में हमने उन क्वेश्चंस को डिस्कस किया हुआ है। आप किसी भी प्रीवियस ईयर सेट को उठा के देखिएगा, ये क्वेश्चन आपको बार बार रिपीट होते मिलेंगे। अगर इनमें से, मतलब आज मैं कोई ज्यादा डिस्कशन नहीं करने वाला हूं, ओनली 10 क्वेश्चंस कराऊंगा। अगर इनमें से कुछ क्वेश्चंस आप कर पा रहे हो तो आप समझ जाइएगा आपकी तैयारी अच्छी खासी चल रही है और आप अच्छा सा कर पाओगे स्कोर वहां पे, है ना। तो यूपी टेट की बात करें चाहे सीटेट की बात करें, इसके अलावा किसी भी टीचिंग एग्जाम की बात करें, तो अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो इजीली मेरे से कनेक्ट हो सकते हो। मतलब अगर आप टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और वो किसी भी टीचिंग एग्जाम की अगर आप तैयारी करो तब भी इजीली मेरे से कनेक्ट हो सकते हो। कोई भी डाउट हो मुझे कमेंट करिएगा, हम नेक्स्ट वीडियो में आपके कमेंट को जरूर प्लान करेंगे, है ना। फिलहाल के लिए सारे क्वेश्चन आज के बहुत बेहतर है, आप खुद देखिएगा, पीपीटी बनाई बहुत बेहतर बनी हुई है। ये वो क्वेश्चन है जो हर बार रिपीट होते हैं यूपी टेट के लिए। और चाहे यूपी टेट की बात करें चाहे सीटेट की बात, दोनों नोटिफिकेशन किसी भी दिन आउट हो सकते हैं, है ना। जितनी भी बात सीटेट की रह रही, यूपी टेट की बात रही, बहुत क्या नाम सीडीपी के क्वेश्चन डिस्कस करूंगा आज की वीडियो में। सीडीपी के कुछ 10 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, ज्यादा नहीं, केवल 10, है ना, ताकि आप भी बोर ना हो और मैं भी बोर ना हूं। चलिए चलते हैं, समझते हैं सारे क्वेश्चंस को, और इस तरीके समझेंगे कि उनकी, जैसे मतलब ये नहीं करने वाले कि आंसर आया तुरंत लगाया। इस तरीके से, इस वे से समझने वाले हैं कि उससे रिलेटेड अगर कोई दूसरा भी क्वेश्चन मिल जाएगा तब भी हम इजीली अटेम्प्ट कर पाए वहां पे, है ना। मेन मुद्दा हमारा यही रहेगा हम लोगों का सॉल्व करने का। क्वेश्चन में केवल आंसर आंसर क्लिक करना हमारे औचित्य में नहीं, या हम कराने वाले ऐसी चीजें नहीं है। हम आपको डिटेल डिस्कशन थोड़ा सा बताएंगे, बस आप 10-15 मिनट रुकिए, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी आपकी। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कह रहा है, यूपी टेट में सीडीपी में बहुत बार पूछा गया, ये आप जितनी बार ट्राई करोगे, यदि कोई सा प्रीवियस ईयर देखो आपको मिलेगा जरूर। चलिए, लिखा हुआ है कि व्हाट इज द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग फिजिकल डेवलपमेंट, यानी शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि जो आपका फिजिकल डेवलपमेंट होता है, जो आपका भौतिक विकास होता है, या बोलते हैं उसको शारीरिक विकास जो है, उसको प्रभावित करने वाले फैक्टर कौन से हैं, कारक कौन से हैं। पहली बात तो मैं बात करूं विकास की प्रक्रिया को, बात करूं डेवलपमेंट की प्रक्रिया की बात करूं, तो मैं वहां पे कहना चाहूंगा कि डेवलपमेंट की जो प्रक्रिया होती है, यानी विकास जो होता है, वो एनवायरमेंट और हेरिडिटी के गुणनफल के बराबर होता है। मतलब जितना योगदान एनवायरमेंट निभाता है उतना ही आनुवंशिकी भी निभाती है। यानी आपके डेवलपमेंट में, आपकी विकास की प्रक्रिया में, चाहे वो हेरिडिटी हो और चाहे एनवायरमेंट हो, दोनों का बराबर बराबर योगदान होता है। आप ये नहीं कह सकते कि माता पिता से पैदा हुआ है बच्चा, उसको सब कुछ पहले से मिला हुआ है ना। अगर इन्वायरमेंट अच्छा नहीं मिलेगा तब भी बच्चा पूरी तरीके से डेवलप नहीं हो पाएगा। समझ मेरी बात को। तो यहां पे लिखा हुआ है कि शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है। चलो देखते हैं, क्या वंशानुक्रम कारक है, यानी हेरिडिटी इंपॉर्टेंस निभाती है। बिल्कुल सही बात है, आपकी विकास की प्रक्रिया में आनुवंशिकता का थोड़ा बहुत रोल है, आधा आधा रोल है, आधा आनुवंशिकी का, आधा इन्वायरमेंट का, है ना। तो वातावरण, वातावरण का मैंने अभी बताया, इन्वायरमेंट का भी रोल है, यानी डेवलपमेंट की प्रक्रिया में इन्वायरमेंट बहुत बड़ी भूमिका निभाता है कि आपका परिवेश कैसा है, किस माहौल में आप पले बढ़े हो, है ना। तो वो हमारे विकास की एक महत्वपूर्ण चरण होता है, जहां पे हम रहते हैं, जिन लोगों के बीच में रहते हैं। चलो, आगे लिखा हुआ है खेल तथा व्यायाम। बिल्कुल सही बात है, जो आप एक्टिविटी करते हो या कोई एक्सरसाइज करते हो तो वो भी हमारे फिजिकल डेवलपमेंट के लिए सहायता करती है या सहायक होती हैं। उपरोक्त सभी, तो हमारे पास तीनों बेटर हैं भाई, आनुवंशिकी भी ठीक है, वातावरण भी ठीक है, व्यायाम एक्सरसाइज भी ठीक है। उपरोक्त सभी हम जाएंगे डी के साथ में, क्योंकि हमसे पूछा गया था कि विकास की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो सारे कारक प्रभावित कर रहे हैं फिजिकल डेवलपमेंट को, है ना। तो हम जाएंगे डी के साथ, डी इज द राइट आंसर ओवर है। होपफुली आपको ये बात समझ में आ गई होगी, और कहीं पे डाउट रह जाए कमेंट जरूर करिएगा, 100% रिप्लाई मिलेगा। जिस टॉपिक में प्रॉब्लम हो वो टॉपिक कमेंट करो, नेक्स्ट वीडियो आपके कमेंट के अकॉर्डिंग, मैं वादा कर रहा हूं। अगर कोई दिक्कत हो तो बताना जरूर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है। देखो ध्यान से पढ़ना यार मेरे, मैं हर वीडियो में यही बोलता हूँ कि टाइम पास मत करना। टाइम पास करने के लाखों लोग दुनिया में, आप खुद जानते हो, है ना। इतने सारे लोग बैठे हुए हैं टाइम पास करने, करो लाखों में फॉर्म पढ़ते हैं, आपको खुद पता है। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें क्लियर करनी ही चीजें, कि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो आगे चल के। चलो समझते हैं कि आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या करे, जरा पढ़ना। देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है कि अकॉर्डिंग टू प्याजे द सेकंड स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज, यानी यहां पे बोल दिया गया प्याजे की बात करी जा रही है। अब प्याजे के बारे में आपने सीटेट में खूब पढ़ा हुआ है, मैंने भी खूब पढ़ा है, बहुत सारे सेशन दिए हुए हैं प्याजे से रिलेटेड। मैंने प्याजे की थ्योरी से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो दिए हुए हैं, सीटेट की मैंने प्रिपरेशन कराई हुई पूरी अपने चैनल पे, आप जाके चेक कर सकते हैं। प्याजे की बात करें तो प्याजे जो है वो एक रचनाकार है। प्याजे जो है वो एक रचनाकार है जिन्होंने डेवलपमेंट की प्रक्रियाओं को चरणों में बांट दिया हुआ है। चरणों में पहली सेंसरी मोटर है, फिर प्री ऑपरेशनल है, फिर कंक्रीट है, फिर फॉर्मल है। आप इनको याद कर सकते हो एसपीसीएफ से, यानी ये जो क्या नाम विकास की चरण है जो, इनको आप एसपीसीएफ से याद कर सकते हो। पहला है सेंसरी मोटर,
फिर प्री ऑपरेशनल है, फिर कंक्रीट है, फिर फॉर्मल है। यानी पहली अवस्था जो होती है वो जन्म से 2 वर्ष की अवस्था जिसको बोलते हैं सेंसरी मोटर। फिर प्री ऑपरेशनल की बात करें, पहली अवस्था जो है जन्म से 2 वर्ष की अवस्था होती है। फिर 2 से 7 वर्ष की जो अवस्था होती है प्री ऑपरेशनल होती है। फिर 7 से 11 वर्ष की जो अवस्था होती है वो कंक्रीट होती है। 11 से 15 वर्ष की जो अवस्था होती है या 18 वर्ष की अवस्था जो होती है वो फॉर्मल होती है, जहां पे बच्चे के अंदर लॉजिक आ जाता है, पूरा पूरा तर्क चिंतन आ जाता है, पूरा डेवलप हो जाता है बच्चा, है ना। तो ये सारी प्याजे की अवस्थाएं हैं। लेकिन यहां पे पूछा गया कि प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की, प्याजे जो है इनकी थ्योरी का नाम है संज्ञानात्मक विकास, ठीक है। आगे बात करते हैं कि द्वितीय अवस्था का नाम पूछा गया हमसे, समझ जाओ द्वितीय कौन सी है। प्री ऑपरेशनल 2 से 7 वर्ष की जो अवस्था होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, कहां पे दी हुई है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था दी हुई, सी ऑप्शन में इज द राइट आंसर ओवर हियर। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। ये कितनी है, 2 से 7 वर्ष की अवस्था है बच्चे की डेवलपमेंट की। तो प्याजे के बारे में जान जाओ, प्याजे आएंगे ही आएंगे, चाहे वो सीटेट हो चाहे यूपीटेट हो, है ना। फिलहाल की तो बात आज यूपीटेट की कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वागोस्की की बात करें चाहे सीटेट में चाहे यूपीटेट में। और प्याजे भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्याजे ने हेरिडिटी को बहुत महत्व दिया हुआ है। अगर हम प्याजे की बात करें तो प्याजे जो है इन्होंने आनुवंशिकता यानी हेरिडिटी को बहुत महत्व दिया हुआ है, आप समझ जाइएगा। चाहो तो अलग से सेशन पढ़ सकते हो मैंने चैनल पे जाके। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। चलो आगे चलते हैं, समझते हैं आगे क्या बात करिए। क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ते हैं। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डक्टलेस ग्लैंड, यानी निम्न में से अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। चलो बताओ, लिखा हुआ है निम्नलिखित में से अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी नहीं है, कौन सी नहीं है। चलो बता दो कि कौन सी डक्टलेस ग्लैंड नहीं है। हमसे पूछा गया है निगेटिव पॉइंट, क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है निगेटिव पॉइंट। क्या एड्रिनल जो होती है वो अंतःस्रावी है, बिल्कुल है। प्यूस जो है वो अंतःस्रावी है, बिल्कुल है। थायराइड है वो अंतःस्रावी, बिल्कुल सही है। लेकिन जो लार ग्रंथि है, लार ग्रंथि है वो अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। अब लार ग्रंथि की बात करो तो ये होती है कितनी है, 3 जोड़ी। कितनी होती है, 3 जोड़ी। और ये कितनी होती है, टोटल 6 होती है। कितनी लार ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है, 6 होती है। कितनी, 6। होपफुली आपको ये बात समझ आ गई होगी। यानी अंत, देखो पहली बात तो मैं एक बात बताना चाहूंगा आपको कि अगर आप मन से यहां पे प्रैक्टिस कर रहे हो तो मैं 100% कह रहा हूं आपको ये रिवाइज भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप एग्जाम सेंटर पे जाओगे आपको तुरंत याद है। भाई ऑप्शनल क्वेश्चन में यही होता है कि अगर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, मॉक टेस्ट ये बताते हैं कि हम कितना पानी में है, क्वेश्चंस का दायरा बताते हैं कि हम कितना सीख चुके हैं, है ना। तो मैं हर तरीके से बताता हूं कि पहले आप कुछ मैराथन क्लास देख लीजिए अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ है। शुरुआत में मॉक टेस्ट मत देखो, थोड़ा सा पैटर्न देख के फिर मैराथन क्लास कुछ टॉपिक्स की देख लो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उसके बाद में मॉक टेस्ट लगाया करो ताकि हमें कुछ क्वेश्चन मिलते रहें। ऐसे में बहुत कुछ नया नया लगता है अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा होता है ना। तो कुछ पहले मैराथन क्लास देख के फिर मॉक टेस्ट लगाया करो बढ़िया से। चलो, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे चलेंगे, समझेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। इसके देखो, पहली बात तो मैं कहना चाहूंगा कि हो सके तो नोट्स बनाते रहना, क्योंकि एग्जाम सेंटर पे जब जाते हो तो वहां पे अगर आप नोट्स बना के एक बार रिवाइज करके जाते हो तो हमारा माइंडसेट अलग ही प्रकार का होता है। और मैं वादा कर रहा हूं कि अगर आप 120 प्लस लाओगे तो मैं जरूर बुलाऊंगा आपको पॉडकास्ट के लिए बढ़िया से। चलो, अब क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड टेस्ट, यानी एक अच्छे परीक्षण के लिए, एक उत्तम टेस्ट के लिए, एक अच्छे परीक्षण के लिए इनमें से कौन सी विशेषताएं जो हैं वो मिलती जुलती हैं या एक भिन्न कौन सी है। यानी आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपसे पूछा गया है कि चारों में से एक उत्तम टेस्ट की विशेषता नहीं है। हमसे निगेटिव पॉइंट पूछा गया, देखो लिखा हुआ है उत्तम टेस्ट की विशेषताओं में से नहीं है, बता दो निगेटिव पॉइंट कौन सा है। यानी जब आप क्लासरूम में टेस्ट लेते हो तो बच्चों के असेसमेंट के लिए लेते हो भाई, कहीं पर जब आप कुछ जजमेंट करते हो, टेस्ट लेते हो, तो वो हमें बच्चों का दायरा बताता है कि बच्चा कितना सीख चुके हैं, उनके अकॉर्डिंग हमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी फॉलो करनी है या न्यू टीचिंग लर्निंग मटेरियल प्रोवाइड कराना है या न्यू एक्टिविटी करानी है, जो भी है आप समझो है? मैं कहना चाह रहा हूं कि आप जो है एक उत्तम परीक्षण, जो एक अच्छा टेस्ट होता है, उसके विपरीत यहाँ पे कौन सा है ऑप्शन। चलो, विश्वसनीयता, बिल्कुल सही बात है। फ्लेक्सिबिलिटी और विश्वसनीयता बहुत जरूरी है किसी भी बच्चे के टेस्ट के लिए। आप ये नहीं कह सकते मैं तो ऐसे टीचर हूं और मैं तो ऐसे पढ़ाऊंगा, आजकल के जमाने में ये बिल्कुल फिट नहीं बैठता। आपको बच्चों के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा कि वो कैसे समझते हैं कैसे नहीं समझते हैं, है ना। तो ये भी ठीक है, पर हमसे निगेटिव पॉइंट पूछा गया। वैधता बिल्कुल ठीक है, वस्तुनिष्ठता बिल्कुल ठीक है। अभिक्षमता, यहाँ पे कोई कैपेबिलिटी की बात नहीं हो रही कि भाई तुमसे ये नहीं हो पाएगा या तुमसे ये हो जाएगा, आप ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। आपको सभी को इंक्लूसिव एजुकेशन फॉलो करते हुए सभी को साथ में लेके चलना होता है ना। तो तीनों ठीक है, बट डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। जो गलत है वही सही, क्योंकि पूछा ही हमसे गलत गया है। होपफुली आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलते हुए नेक्स्ट पे देखते हैं, जहां पे डाउट रह जाए आप जरूर कमेंट करिएगा, जरूर कमेंट करिए, आपको मैं 100% रिप्लाई दूंगा, गारंटी ले रहा हूं। चलो आगे क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा हो। बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है, सेशन अच्छा लग रहा हो तो प्लीज लाइक से कर देना। सब्सक्राइब तो आप कर ही लोगे ताकि जब भी वीडियो बनाऊंगा आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। और केवीएस भी आउट होने वाला है, आपको पता है, सारी प्रक्रियाएं कंप्लीट हो चुकी हैं, बस उसका नोटिफिकेशन
किसी भी दिन आना है। मतलब ये सारे एग्जाम्स लगातार कंटिन्यू लगे हुए हैं, चाहे सीटेट हो, चाहे यूपीटेट हो, चाहे केवीएस हो। आपको पता है डीडब्ल्यूएससी का फॉर्म आउट हो चुका है। होपफुली आपने फॉर्म अप्लाई किया होगा तो आप तैयारी कर भी रहे होंगे, है ना। फिलहाल के लिए केवीएस आ रहा है, उसकी तैयारी आप करना स्टार्ट कर दो, आने वाला ही है किसी दिन। चलिए, सारी प्रक्रियाएं, सारा काला चिट्ठा जो था वो सब लिख के रिटर्न हो चुका है कि कितनी वैकेंसी खाली है, सब कुछ लिख चुका है। बस फॉर्म अप्लाई करने की जरूरत है। देखो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि वो लिखा हुआ है कि हु हैज गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशनल क्वेश्चन फॉर, कह रहे कि पिछड़े बच्चों के लिए शैक्षिक लब्ध की अवधारणा किसने दी है। जो पिछड़े बच्चे हैं, मतलब किसी चीज में वो कंटिन्यू नहीं कर पाए ग्रो, मतलब पिछड़े बच्चे का मतलब समझ रहे हो, मतलब किसी चीज में जो अच्छे बच्चे हैं मान लीजिए उनके साथ नहीं कर पाए, उनके साथ ग्रो नहीं कर पाए, तो उनका रीजन क्या हो सकता है। उनकी बुद्धि लब्धि जो है, शैक्षिक लब्धि जो है, एजुकेशन जो उनकी क्या बोले, एजुकेशन जो क्वेश्चनिंग जो समझ लीजिए, जो उनकी क्वांटिटी दिमाग की सोचने समझने की, तर्क करने की क्षमताएं जो है वो पूरी तरीके से डेवलप नहीं हो पाई हैं। इसका रीजन क्या हो सकता है, या लिखा हुआ है किसने दी हुई है, ये थ्योरी किसने दी, शैक्षिक लब्ध की अवधारणा किसने दी। सॉरी, यहाँ पे पूछा गया है किस साइंटिस्ट ने दी हुई है। तो क्या है, ये गार्डन है, या सोनील है, ये बर्टन हॉल है, या सीरिल बर्ट है। देखो पहली बात तो अगर बिछड़े बच्चों की बात करें, सॉरी पिछड़े पिछड़े बच्चों की बात करें, तो ये जो है कौन है, सीरिल बर्ट है। कौन है, सीरिल बर्ट है। अब इनके बारे में क्या ही बताऊं, ये तो साइंटिस्ट है, मुझे ऐसे बताना पड़ेगा। इन्होंने ही इसके बारे में बताया हुआ है, जो पिछड़े बच्चे हैं जो कंटिन्यू ग्रो नहीं कर पाते हैं किसी ना किसी रीजन से, उनकी शैक्षिक लब्धि जो होती है, उनका टेस्ट जो होता है वो उसमें पीछे रह जाते हैं। इसके बारे में सीरिल बर्ट ने बताया हुआ है। चलिए, इसके साथ आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। विश अ वेरी वेरी हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। आपने बढ़िया एंजॉय करी होगी। चलो फिर से तैयारी करने पे आ जाओ। ये दिवाली आपको हर बार मिलेगी, बट अगर आपने जो टाइम यूटिलाइज कर लिया वही आपके लिए बेस्ट है ना। कहते हैं कि कोई भी दिन खास नहीं होता है। आप कहते हैं न्यू ईयर खास है, ये दिन खास है, वो दिन खास है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। जिस दिन आप कुछ नया करते हैं वही दिन आपके लिए खास है, बिकॉज ये टाइम जो है ऐसे निकल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, है ना। तो टाइम का यूटिलाइज करना बहुत जरूरी है। कल को आप ये ना सोच पाए कि मैंने ये नहीं कर पाया। कल को जब आप कहोगे कि मेरे घर में पैसा नहीं था, या मैं मिडिल क्लास फैमिली से था, तो ये सिर्फ बहाने होते हैं यार। जो इंसान करना चाहता है, लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है, वो एक मिडिल क्लास फैमिली, एक छोटे घर से भी आके बहुत कुछ कर डालता है ना। बस आपके करने के लिए जरूरत है। सोचो कि मतलब किसी भी चीज में आप ये मत सोचो कि मैं पढ़ाई पे सब कुछ ध्यान देना है, मतलब कि बी प्लान भी रखा करो यार मेरे, कि बाई चांस ये सक्सेस नहीं हो पाया तो हम ये काम कर लेंगे। एक ही चीज पे अटक के मत रह जाओ। ये दुनिया ना, ये लाइफ में इतनी सारी चीजें हैं स्ट्रगल के रूप में, अगर आप स्मार्ट वर्क कर रहे हो तो आपको जरूर मिल जाएंगी चीजें, है ना। पर जिस वे में चल रहे हो, मतलब जिस सक्सेस जिस साइड है उस साइड चलो। ये नहीं कि सफलता पानी तो रात दिन लगे पड़े हैं और सफलता है किसी और साइड, जहां हम किसी और साइड रहे हैं। घर तुम्हारा किसी और रास्ते पे, आप जा किसी और रास्ते पे, मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा ना। तो वही चीजें हैं, कंटिन्यू फॉलो करो उन चीजों को जो हमारे लिए करेक्ट है। अगर आपको एग्जाम को फॉलो करना है, एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है, तो पहले सिलेबस नोट डाउन करो, बुक कलेक्शन नोट डाउन करो कि हमें पढ़ना क्या है यार, है ना। तो उस तरीके से चलोगे तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता। अगर आप कंटिन्यू रेगुलरिटी से काम कर रहे हैं, कहते हैं ना कि कंसिस्टेंसी इज द की, दैट इज द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट की ऑफ द सक्सेस। और ये मत कहा करो कि कल तो कल पढ़ लेंगे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। टुमारो ऑलवेज कम्स टुमारो यार, कल कल ही आता जाएगा, आप यूं ही सोचते रह जाओगे। चलिए, फिर आप ज्यादा मैं बोलूंगा तो आप बोलोगे प्रवचन देने लगे। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। देखो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि वह विज्ञान, विज्ञान समझते हैं आप, हर वर्ड का मतलब समझते चला करो। विज्ञान, साइंस का मतलब होता है कि स्पेसिफिक नॉलेज, जहां पे आप किसी भी चीज के, किसी भी टॉपिक के प्रति आप कुछ विशिष्ट सीखते हो, तो वो साइंस होती है ना। आगे लिखा हुआ है जो संख्यात्मक पद्धति को एकत्र करने में, विभाजित करने में, प्रस्तुत करने में, तुलना करने में और व्याख्यान करने की विधि से संबंधित है। इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इस बात को फॉलो करता है, जहां पे आप क्या करते हैं, जहां पे आप कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं, जहां पे आप क्या करते हैं, विभाजित करते हैं, बांटते हैं चीजों को, डिस्कशन करते हैं, क्या करते हैं। तो ये किससे रिलेटेड है, क्या ये सांख्यिकी से रिलेटेड है, क्या ये गणित है, क्या ये ज्यामिति है, क्या ये संभाव्यता है, क्या है। ये सिंपल फंडा है, जहां पे कोई तुलना की बात आ जाए, जहां पे कोई व्याख्या की बात आ जाए, और जहां पे कोई विभाजित करने की बात है, समझ जाना वो क्या होती है, सांख्यिकी होती है। क्या होती है, सांख्यिकी। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। चलते हैं नेक्स्ट पे, समझते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट क्या कह रहा है, देखते हैं। सेशन अच्छा लग रहा हो लाइक कर देना, मेरे कहने से तो करोगे नहीं मुझे पता है यार मेरे, बट मैं कह रहा हूँ ऐसे ही। चलिए कोई बात नहीं, फिलहाल के लिए अच्छा लगे तो कर देना, वरना नहीं भी करोगे तब भी काम चल जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कॉज ऑफ फॉरगेटिंग, यानी भूलने की प्रक्रिया का कारण नहीं हो सकता है। यहां पे क्या पूछा गया है, निम्न में से कौन सा विस्मृति का कारण नहीं है, यानी आप भूलने की प्रक्रिया, फॉरगेटिंग का कारण नहीं है। कौन सा कारण नहीं हो सकता है फॉरगेटिंग का, भूलने की प्रक्रिया का। चलो, सीखने में कमी, क्या है, सीखने में कमी रहेगी तो भूल जाओगे, बिल्कुल सही बात है, तो सही है, पर हमसे गलत पूछा गया है।
हमसे पूछा गया है कि किस रीजन से मतलब फॉरगेटिंग का कारण नहीं कौन सा है? तो देखते हैं सीखने में कमी जब रह गई होगी, जब किसी कॉन्सेप्ट को आप सीख नहीं पाए होंगे तो ऑब्वियसली उसको भूल जाओगे आप, तो सही है। स्मरण करने की इच्छा या मानसिक द्वंद्व, जब आपके माइंड में बहुत सारी फ्रस्ट्रेशन चल रही होगी, जब भी जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, अब आपके माइंड में दुनिया का कलेश चल रहा है तो आप याद कर पाओ, भूल जाओगे, ये भी ठीक बात है। पर हमसे नेगेटिव पॉइंट पूछा गया है। सीखने की दोषपूर्ण विधियां, हो सकता है कि आपने किसी विधि से अच्छी तरीके से सीखा ना हो, तो ये भी ठीक बात है, इसके जरिए से हम भूल सकते हैं। भाई जो हमने सही से सीखा ही नहीं होगा, सही से समझा ही नहीं होगा, तो हम भूल जाएंगे ना, ऑब्वियसली भूल जाएंगे। लेकिन हमसे पूछा गया है कि नहीं, तो ये ऑप्शन है स्मरण करने की इच्छा। मतलब जब आप कह रहे हैं कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, स्मरण करने की इच्छा, जब आप इच्छा ही नहीं कर रहे हो उसको याद करने की, तो वहां पे ठीक बात, उसको भूल जाओगे। भाई जिन चीजों को आप याद रखने, मान लीजिए आपके माइंड में आपके आस पड़ोस में बहुत सारा कलेश चल रहा है, जब उसको आपने दिमाग पे हावी कर लिया है, आप नहीं भूलना चाहते, तभी आप नहीं भूलोगे, है ना। जब स्मरण करने की इच्छा, यानी आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है कि आपने किस तरीके से सीखा हुआ है और कैसे सीखा हुआ है ना। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, जो गलत है वही सही है, क्योंकि हमसे पूछा ही गलत गया है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे फॉरगेटिंग का रीजन पूछा गया था, नहीं, कार्ड नहीं है, फॉरगेटिंग का कार्ड कौन सा नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़िए जरा, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा, टीचिंग ट्रेनिंग कर रहे हो यार, आपने बीएड डीएलएड जो भी कर रखा होगा, तो थोड़ी समझ तो आपके अंदर होगी ना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है कि रोरसाक इंक ब्लड टेस्ट का प्रयोग जो होता है निम्न में से किसके मापन हेतु करते हैं। लिखा हुआ है रोरसाक इंक ब्लड टेस्ट इज यूज्ड टू मेजर विच ऑफ द फॉलोइंग। ये सिंपल फंडा है कि रोरसाक इंक जो एक टेस्ट होता है, एक्चुअली इसमें होता क्या है, इसमें 10 कार्ड्स होते हैं, यानी ये एक एक्सपेरिमेंट, ये एक टेस्ट है जहां पे क्या होता है 10 कार्ड्स होते हैं जिसके जरिए ये टेस्ट हो पाता है। ये किसके लिए होता है, क्या ये व्यक्तित्व के लिए होता है, पर्सनालिटी के लिए होता है, बुद्धि के लिए होता है, या अभिरुचि के लिए होता है, या अभिक्षमता के लिए होता है। पहली बात तो जहां पे रोरसाक का नाम आ जाए आपको दिमाग लगाने नहीं, आप तुरंत जाइए व्यक्तित्व के साथ में, इन्होंने पर्सनालिटी टेस्ट को के बारे में बताया हुआ है, इंक ब्लड टेस्ट नाम है इसका। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे चलते हैं, समझते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या बात करिए। क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़िए जरा, देखो अब ये अगर आपने क्वेश्चन लगा लिया तो बहुत सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चन तो आना ही है यूपी टेट में, बुद्धि लब्धि यानी आईक्यू से रिलेटेड क्वेश्चन तो आना ही आना होता है, गारंटी है। चलो अब आईक्यू की बात कर लेते हैं, आज मैं आपको बता दूंगा, नेक्स्ट टाइम भूलोगे नहीं, ये मेरी गारंटी है। चलिए अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि 5 years old मोहन, एक 5 साल का मोहन लड़का है, कह रहे कि हैज मेंटल एज ऑफ 8, व्हाट इज द आईक्यू लेवल। यानी कह रहे हैं कि 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु 8 वर्ष है। एक लड़का है मोहन जिसकी 5 वर्ष की आयु है, यानी क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, कलाक्रमिक आयु जो है, या बोल सकते हैं जिसको बोलते हैं वास्तविक आयु, सीए जो है उसकी कितनी है, कितने वर्ष का है, 5 वर्ष का है, यानी 5 years का है। और आगे जो उसकी मेंटल आयु है, जो उसकी मानसिक आयु है, वो कितनी है, 8 है। यानी जो मेंटल है एज है वो उसकी 8 है। हमसे पूछा गया है कि आईक्यू लेवल क्या होगा, जरा बताना आईक्यू लेवल का फॉर्मूला क्या होगा। तो आपको यहाँ पे सीए का दिया हुआ 5 और मेंटल एज जो दे रखी है वो 8 दे रखी है, और आईक्यू का फॉर्मूला क्या होता है, आईक्यू इक्वल टू क्या होता है, मेंटल एज और अपॉन में जो आपने वास्तविक है जो लिखी हुई है वो, और इनटू में 100। चलिए अब आपको पता है कि मेंटल एज कितनी दे रखी है, 8 वर्ष दे रखी है इन्होंने, और जो हमारी क्या नाम सीए दे रखे हैं वो 5 दे रखे हैं, इनटू में कितना है, इनटू में कर दीजिए 100। चलिए काट दीजिएगा, कितना आ गया, 8 दूना 16 और 160, कितना आया आईक्यू, 160 आया हुआ है, कितना आया 160। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। होपफुली आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए आगे चलते हैं, समझते हैं क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या कर रहा है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में किसकी बात करी गई है। चलिए देखो अब क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है, होपफुली आप जवाब जरूर दे पाओगे इसका। चलो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है गिविंग द मीनिंग ऑफ सेंसेशन ऑफ द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंसेस कॉल्ड, यानी पूर्व अनुभव के आधार पर, यानी जो आपका पुराना अनुभव है, जो पास्ट एक्सपीरियंस है, उसके आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना क्या कहलाता है। यानी जो आपका पास्ट एक्सपीरियंस होता है उसके अकॉर्डिंग सेंसेशन को मीनिंग प्रदान करने का क्या मतलब हो सकता है, क्या वो उसको क्या कहेंगे हम, क्या वो संवेदना है, क्या वो प्रत्यक्ष ज्ञान है, या अभिप्रेरणा है, या कल्पना है, उसको क्या कहेंगे। देखो अगर पास्ट नॉलेज या पास्ट एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आप सेंसेशन को कोई मीनिंग प्रदान कर रहे हो तो ये होता है प्रत्यक्ष ज्ञान। क्या होता है, इसे बोलते हैं प्रत्यक्ष ज्ञान, यानी बी ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। होपफुली आपको ये बातें सारी समझ में आ गई होंगी। और 10 क्वेश्चंस में कितने आपने सही किए वो मुझे बता दीजिए कमेंट में। मिलते हैं फिर, देखते हैं। और जितना भी सेशन अच्छा लगा तो प्लीज लाइक से कर देना, सब्सक्राइब आप कर ही लोगे, क्योंकि डेली पर डेली 6 बजे वीडियो आपको मिल रहा है 110%।
और कोई डाउट रह गया हो तो मुझे कमेंट जरूर करिएगा, कहीं प्रॉब्लम आई हो तब भी बताना। फिर भी हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आपके कमेंट को प्लान करेंगे। आउट ऑफ 10 आपने कितने सही किए वो मुझे कमेंट बता दीजिएगा। सेशन अच्छा लगा हो तो फिर से अगेन कह रहा हूँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब तो आप कर ही दोगे, ये कोई कहने की बात है नहीं। चलिए मिलते फिर एक नई वीडियो में नई आशा और उम्मीद साथ में। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच। प्रॉपर पढ़ाई करते रहिए, टाइम को यूटिलाइज करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच।